हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम फिर से बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 1 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 1 हमारे पास था क्या? इनकम फ्रॉम सैलरीज, यानी कि सैलरीज से हम कैसे इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग हेड्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और उम्मीद है आप लोग हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बेसिस ऑफ चार्ज क्या है सैलरी का, तो वो हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि कुछ सैलरी को लेके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो हमें पता होने बहुत जरूरी है। ये 15 टर्म है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके हिसाब से हम इनकम टैक्स में सैलरी को देखते हैं कि इनकम टैक्स में सैलरी जो है वो कैसे ट्रीट की जाएगी। ठीक है, तो ये 15 पॉइंट कौन कौन से हैं वो समझते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या आता है? रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज नेसेसरी। ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि जब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं बनेगा हम उसे एज अ सैलरी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब हम सैलरी की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी की, तो वहां पे एक रिलेशनशिप बिल्ड होनी बहुत जरूरी है, एक एम्प्लॉयर के बीच में और एक एम्प्लॉई के बीच में। एम्प्लॉयर जो पेमेंट करेगा, एम्प्लॉई जो अपने सर्विस की वजह से ठीक है क्या करेगा? पेमेंट रिसीव करेगा। तो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि सैलरी के अंदर हम वेजेस को भी काउंट करेंगे। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस। अब सैलरी इंक्लूड वेजेस का मतलब क्या है कि जो पर्सन ठीक है मान लेते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड कहीं पे काम करने गया है, ठीक है, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि सैलरी में सिर्फ सैलरीज ही नहीं आएगी, वेजेस भी आएंगे। वेजेस आने का मतलब क्या है कि जैसे वेजेस को हम क्या बोलते हैं? दिहाड़ी। यानी कि कोई पर्सन मान लेते हैं कोई किसी पर्टिकुलर काम के लिए बुलाया गया, किसी स्पेशल पर्पज के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, तो वो तो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उसको फिर भी वेजेस मिलेंगे और वो भी सैलरीज के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। तो सैलरी इंक्लूड्स वेजेस। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? वॉलंटरीली। काफी डीप में समझाना है आपको एग्जाम में सारे पॉइंट्स को। जब मैं वॉलंटरी को डिस्कस कर रहा हूं तो इस बात का मतलब पता है क्या होता है कि कई बार क्या होते हैं कुछ एम्प्लॉय भी ना बहुत ही दानी नेचर के होते हैं। अब दानी यानी कि वो अपनी सैलरी जो है ना वो बोलते हैं कि एम्प्लॉयर को मत दो, कि आप हमारी सैलरी आप खुद रख लो, आप मत दो, ठीक है, हमें सैलरी नहीं चाहिए, हम अपनी मर्जी से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। उसको बोलते हैं वॉलंटरी। लेकिन ध्यान रखना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत तेज है। वो क्या बोला? चाहे तो आप अपनी इच्छा से अपनी सर्विस अपनी सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर को दे सकते हो, लेकिन आपको टैक्स फिर भी पे करना पड़ेगा अपनी अर्न सैलरी पे। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिर भी टैक्स चाहिए, भले ही आप सैलरी मत लो अपने एम्प्लॉयर से। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट में ट्विस्ट भी है। लेकिन अगर वही पर्सन अपनी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर के लिए या फिर किसी भी मतलब गवर्नमेंट के खाते में डाल रहा है कि भाई मैंने एक तरह से डोनेशन दिया है अपनी तरफ से अपनी सैलरी का, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, हम आपको दे रहे हैं, आप इस पैसे को जहां पे अच्छी जगह यूज करना चाहो सोशल वेलफेयर के लिए वहां पे यूज कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, इसको बोलते हैं टैक्स एग्जम्पशन। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात कि वॉलंटरीली क्या होता है। अगर एक पर्सन अपनी सैलरी एम्प्लॉयर को दे रहा है अपनी मर्जी से तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा अपनी अर्निंग पे। लेकिन अगर वही सैलरी वो स्टेट को दे रहा है, ठीक है, तो उसे टैक्स नहीं भरना। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? टैक्स फ्री सैलरी। अब टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये होता है कि बहुत बार जो है ना हम लोग इनकम जनरेट ऐसे सोर्सेज से भी करते हैं, ठीक है, जहां पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, एग्जम्पशन आप मान सकते हो, तो वो होती है टैक्स फ्री सैलरी। ठीक है, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? सम्स रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन्स अदर देन एम्प्लॉयर। अब मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने सम रिसीव किया अदर देन एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर के अलावा, यानी कि कुछ और भी तरीके हैं जिनके जरिए वो पैसा कमाता है। फॉर एग्जाम्पल
कुछ साइड बिजनेस हो गए। मान लेते हैं कि एक पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी और उस पर ब्रोकरेज चार्ज किया, तो वो भी सैलरी के पार्ट में ट्रीट नहीं किया जाएगा। या फिर कोई प्रोफेशनल इनकम हुई तो वही प्रोफेशन का पार्ट बनेगी, सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिंग करना, जो एक्टर और जो एक्ट्रेस चार्ज करते हैं फीस, ठीक है, तो वो भी क्या होती है इन सैलरीज के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पे नौकर नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, ठीक है। तो वो एक प्रोफेशनल इनकम हो गई। या फिर एक लॉयर अपनी सर्विस दे रहा है तो उसके बदले वो फीस लेता है, एक डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो सब कहीं ना कहीं सैलरीज का पार्ट नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये सब पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग ना बेकार हो जाएंगे। क्योंकि पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हम सैलरीज की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होना बहुत जरूरी है, और अगर रिलेशन नहीं है तो हम उसे सैलरी के अंदर ट्रीट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर हम सम रिसीव कर रहे हैं, यानी कि पैसा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से, तो वो सैलरीज के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सैलरी के अंदर। 6th पॉइंट, प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी, सेक्शन 9(1). ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी। जैसे मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो अपनी सैलरी, तो मान लेते हैं इंडिया से जनरेट कर रहा है, अपनी इनकम उसने इंडिया से जनरेट करी, अर्निंग कर रहा है इंडिया में, लेकिन वीकेंड पे या फिर मंथ एंड पे वो फॉरेन कंट्री में जाके घूमता है, वहां जाके अपना पैसा खर्च करता है, लेकिन उसे फिर भी अपनी अर्निंग का इनकम टैक्स इंडिया में ही भरना होगा। यानी कि इंडिया में इनकम टैक्स भरने के बाद बचे हुए पैसे से वो जो मर्जी उसकी इच्छा हो वो करे, पर उसे इनकम टैक्स देना होगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी। या फिर मान लेते हैं किसी ने पूरे लाइफ टाइम काम किया इंडिया के अंदर, ठीक है, वहां से उसे कुछ पेंशन लग गई, उसकी रिटायरमेंट पे कुछ लमसम अमाउंट मिल गया, और वो फॉरेन कंट्री में खर्च करना चाहता है उसे, लेकिन फिर भी उसे उस अर्निंग पे टैक्स जो है ना वो इंडिया में ही भरना होगा। तो ये चीज क्या बताती है कि भाई प्लेस ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी, कि अपनी सैलरी आप जहां से रिसीव कर रहे हो आप वहां पे इनकम टैक्स भर दोगे अपना, फिर चाहे आप खर्चा जिस मर्जी कंट्री में करो, जिस मर्जी फॉरेन कंट्री के अंदर करो, तो वो आपकी चॉइस है। तो ये दिखाता है सेक्शन 9(1). इसके बाद क्या आता है हमारे पास 7th पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम। ठीक है, सैलरी और प्रोफेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जो मैंने आपको समझाया भी कि सैलरी होने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, तभी एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से अपने दी हुई सर्विस के बदले सैलरी की डिमांड कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग प्रोफेशनल इनकम जनरेट करते हैं, जैसे एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गई, या फिर हम बात करते हैं डॉक्टर की, लॉयर्स की, ठीक है, टीचर्स की, ये सब फीस जनरेट करते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर ये ही लोग किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं एज अ एम्प्लॉय, क्योंकि टीचर चाहे तो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम कर सकता है, या फिर खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भी काम कर सकता है, उसे पढ़ाना ही है तो। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहा है तो वो एज ए एम्प्लॉय सैलरी ले सकता है, वरना वो एक तरह से प्रोफेशनल इनकम में काउंट होगा, वो सैलरीज के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम। एक डिफरेंस देखने को मिलता है हमें सैलरीज के बीच में और प्रोफेशनल इनकम के बीच में। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 8th पॉइंट, ठीक है, तो जरूर इस पॉइंट को ध्यान रखना कि सैलरी में प्रोफेशनल इनकम को हम जब रखेंगे जब एक पर्सन प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है और वहाँ पे एक फिक्स सैलरी यानी कि वेतन ले रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, एक टीचर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, डॉक्टर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गया, तो किसी भी तरीके से तो वो वहाँ पे सैलरी ले सकता है, एक फिक्स सैलरी। लेकिन अगर वो एज अ प्रोफेशनल ही काम कर रहा है और फीस ले रहा है तो वो सैलरीज का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि सैलरी का पार्ट बनने के लिए एक एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है और एक एम्प्लॉयर होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद सैलरी विद हेल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इस बात का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन पे जो कोर्ट है उसे सैलरी नहीं देती, यानी कि कोर्ट ने उसकी सैलरी रोक दी। अब उसने वो अर्निंग तो की है तो उसकी सैलरी में भी टैक्स लगेगा, उसकी इनकम पे भी टैक्स लगेगा, ठीक है। अब वो चाहे उसे बाद में से कभी भी मिले, बट उसकी विद हेल्ड सैलरी भी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाएगी। इसको बोलते हैं सैलरी विद हेल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। 9th पॉइंट क्या आता है, इंक्लूजन ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे क्या आता है, इंक्लूजन ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स। इसका मतलब सैलरी में वो सारे तरीके के पैसे आएंगे जो एम्प्लॉयर्स पे कर रहे हैं, चाहे ऑल एम्प्लॉयर्स क्यों ना हो,
ठीक है, क्योंकि एक पर्सन जो है हो सकता है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो और अलग सैलरीज ले रहा हो वहाँ से, तो भाई वो भी सैलरी का पार्ट बनेंगे, यानी कि टोटल इनकम में जरूर काउंट किए जाएंगे। तो वही पॉइंट यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स। इसका 10th पॉइंट क्या है, सैलरी में बी रिसीव्ड ऑन द बेसिक ऑफ टाइम इंटरवल। सैलरी जो है ना वो टाइम इंटरवल के हिसाब से मिलती है। हम सब जानते हैं, हम वेजेस की बात करते हैं तो वेजेस की हो सकता है भाई किसी पर्टिकुलर किसी को एक हफ्ते के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक हफ्ते के लिए काम पे रखा हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 वीक्स के लिए, तो वो तो हो गई कि अपने दिहाड़ी मजदूरी करवाई, उसे पेमेंट कर दी, वेजेस दे दिए। लेकिन सैलरी हमेशा एक टाइम इंटरवल के अंदर मिलती है, जैसे कि मंथ एंड पे मिल गई, ठीक है, तो उस तरीके वो हिसाब होता है किसका, सैलरीज का। तो एक टाइम बाउंडेड इनकम होती है ये, तो टाइम इंटरवल के बीच में सैलरीज मिलती हैं। 11th पॉइंट क्या है, रिम्यूनरेशन ऑफ वर्क अदर देन असाइंड ड्यूटी वर्क। तो वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा। कई बार क्या होता है कि एक पर्सन को ना ड्यूटी वर्क से ज्यादा काम करवाया जाता है, मतलब मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस का बर्डन दे दिया, किसी पर्टिकुलर काम का बर्डन डाल दिया, तो उसके बदले में जो पेमेंट लेगा ना, एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा काम करने के बदले, तो वो भी उसके सैलरीज में ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उसे कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर, क्योंकि वो कहीं और से नहीं कमा रहा हो पैसे, उसका कोई साइड बिजनेस नहीं है, ठीक है, वो कहां से कमा रहा है, सेम एम्प्लॉयर से। तो अगर जो भी वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है अपनी कंपनी के अंदर, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा वो भी सैलरीज का पार्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो एक कंपनी में क्या है, मैनेजर लेवल पे है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मैनेजर लेवल की पोस्ट पे है, लेकिन जो टॉप मैनेजर है वो किसी काम की वजह से अपसेंट हो गया या फिर कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, और अगर वो कुछ टाइम के लिए वो एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी उसका भी काम उसे दे रही है, या फिर वो उसका काम भी संभाल रहा है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसे उसके बदले भी सैलरीज मिलेंगी और वो भी टोटल इनकम का पार्ट बनेगी, टोटल सैलरी में कैलकुलेट किया जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12th पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयर से लोन ले रहा है तो वो भी सैलरीज का पार्ट बनेगा। उसके बाद जो डिडक्शंस होंगे वो भी इसका पार्ट बनेगा, क्योंकि भाई सैलरीज अगर एम्प्लॉयर ने लोन दिया है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो वो डिडक्शन भी कर सकता है सैलरी में से, तो वो भी कहीं ना कहीं सैलरीज में से कटेगा, ठीक है, तो वो भी पार्ट बनेगा। इसके बाद 14th क्या है, पेमेंट्स और पेंशन रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अगर मान लेते हैं कोई एक पर्सन सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है या फिर वो रिटायर हो गया है, तो उसको जो पेंशन मिलेगी उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा, इनकम टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग रूल होते हैं टैक्स के। अगर मान लेते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर कोई पर्सन पीपीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, तो ये जनरली वो फंड्स हैं जहाँ पे हमें देखते हैं कि टैक्स एग्जेप्शंस मिल जाते हैं। तो ऐसे केस में भाई उसे टैक्स से छुट्टी मिल सकती है, लेकिन सैलरीज में तो काउंट किया जाएगा, उसकी इनकम में काउंट किया जाएगा। 15 पॉइंट क्या आता है, टाइम ऑफ एक्चुअल ऑफ सैलरी। मतलब ये वो टाइम पीरियड है जब एक पर्सन की सैलरी को रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एक्चुअल ऑफ सैलरी, ठीक है। तो ये 15 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो किसके रिगार्डिंग है, सैलरी के रिगार्डिंग है। अब सैलरी को लेके ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज। वैसे तो ये सारे पॉइंट मैंने उसी के लिए लिखे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जल्दी जो आपको समझ आ जाएगा वो पॉइंट है ये वाला, जिसको मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये समझ गए तो कोई पूरी बात समझने की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं, ठीक है, और वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी वीडियो के आखिर में, पहले ये समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स। सैलरी को हम सैलरी जो है वो चार्जेबल होती है टैक्स को लेके ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिक, दो तरीकों से। ऑन ड्यू कि इस बात का मतलब ये कि काम पहले करवा लिया गया है, पेमेंट ड्यू रहेगी, पेमेंट बाद में हो जाएगी, ठीक है। और रिसिप्ट कई बार क्या होता है कि कई बार लोग एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, काम नहीं करते, एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और काम बाद में करेंगे, तो रिसिप्ट पहले हो गई। बेसिक विच एवर इज अर्लियर, डिपेंड करता है कौन सी चीज पहले हुई है। अगर ड्यू पहले हुआ है तो हम टैक्स उस टाइम पे काट लेंगे, रिसिप्ट पहले हुआ है तो उस पर काट लेंगे, तो विच एवर इज अर्लियर, जो जल्दी होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है टैक्स चार्ज कर लेंगे। अभी दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। ड्यू बेसिक का मतलब क्या है, व्हेन इट इज अर्नड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव, मतलब इनकम जनरेट कर ली गई है, इनकम कमा ली गई है, बस अभी रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन ने अप्रैल में काम किया, उसको सैलरी मिलेगी मई में, इसका मतलब क्या है कि उसने किस बेस पे लिया है, ड्यू बेस पे। ड्यू बेस यानी कि
काम कर लिया, इनकम अर्न कर ली, लेकिन सैलरी मिलनी बाकी है, जो किसमें मिल जाएगी, मई में मिल जाएगी। वही चीज यहाँ पे है, व्हेन इट इज अर्नड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रूड, मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सेकंड, रिसिप्ट बेसिक, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन इट इज रिसीव्ड इवन इफ इट इज नॉट अर्नड, मतलब वो अर्न भी नहीं कर रखा पर रिसीव कर ली गई है, ठीक है। तो ये दो बेसिक होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सैलरी को चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फटाफट ये बेसिक ऑफ चार्ज भी देख लेते हैं। अब बेसिक ऑफ चार्ज क्या बोलता है, इनकम इज टैक्स्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड पे, रिसिप्ट और पेमेंट। इनकम पे हम टैक्स सब लगाते हैं जब या तो रिसीव की हुई है या फिर पे किया गया हो, विच एवर कम्स फर्स्ट, वही वाला रूल जो पहले आए, ठीक है। नेवरदीलेस एडवांस पेमेंट्स कैन नॉट बी टैक्स्ड इन द ईयर दे एक्सपायर। ध्यान रखना कि एडवांस पेमेंट्स जो है ना, कैन नॉट बी टैक्स्ड इन द ईयर इफ दे एक्सपायर, इफ दे आर एक्रूड इन द ईयर दे आर रिसीव्ड, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि एडवांस पेमेंट को हम तब तक टैक्स नहीं कर सकते इफ द ईयर दे एक्सपायर, जिसमें वो एक्सपायर हो रहे हो, इफ दे आर एक्रूड इन द ईयर दे आर रिसीव्ड। अगर वो पहले से ही एक्रूड है उस ईयर में जहाँ पे वो रिसीव करने थे, ठीक है। बाकी मैं इन पॉइंट्स को ना आपको एग्जांपल देके और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जब आने वाली वीडियो में जब हम टैक्स के फॉर्मेट को समझेंगे सैलरी के केस में, और जब न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको ये पॉइंट जो है और इजी से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वहां से आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये वाला पॉइंट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। इसके बाद क्या आता है, व्हेन दे पेमेंट्स आर मेड, जब पेमेंट होती है, दे वोंट बी सब्जेक्ट टू एडिशनल टैक्सेस, तो उस पर किसी भी तरह का एडिशनल टैक्सेस नहीं लगता इफ द असेसमेंट्स फॉलो द गाइडलाइंस। अगर असेसमेंट कुछ गाइडलाइंस को फॉलो कर लेता है तो अंडर चैप्टर 15, क्योंकि यही डील करता है किससे, बेसिक ऑफ चार्ज से, ग्रोस सैलरी इनकम कंप्राइजेस। तो ग्रोस सैलरी में ये चीजें आती हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, अमाउंट पेड वट एवर पेड और अनपेड, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, बाय एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर टू एन एम्प्लॉई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। तो वो हमारा किसका पार्ट बनेगा, ग्रोस इनकम का पार्ट बनेगा। दूसरा, पेमेंट्स और यहाँ पे और क्या आता है, एक मिनट वेट करना, हाँ, ग्रोस सैलरी का पार्ट बनेगा, ग्रोस सैलरी इनकम का। पेमेंट्स और अलाउंसेस मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर, इसमें हम वो पेमेंट भी देखते हैं, वो अलाउंसेस भी देखते हैं जो एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। तो इसमें भी इनकम टैक्स लगेगा इवन इफ सच अमाउंट्स आर नॉट पेड ड्यूरिंग द फाइनेंस। इसमें वो अमाउंट भी होगा जो पे नहीं किया गया है पर अर्न कर लिया गया है, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस बात का मतलब क्या है कि सैलरी भी आएगी, साथ साथ अलाउंसेस भी लगाए जाएंगे टैक्सेस के अंदर, वो भी ध्यान, उस पर भी टैक्सेस लगेंगे। तीसरा पॉइंट क्या आता है, पेमेंट्स और अलाउंसेस मेड इन अ प्रीवियस ईयर, यानी कि जो पेमेंट और वो अलाउंसेस जो हमने प्रीवियस ईयर में पे कर दिए हैं टू एन एम्प्लॉय बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर, किसके बिहाफ पे, या तो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, विल बी टैक्स्ड इन प्रीवियस ईयर, तो उस पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाएगा, अनलेस सच एक्सपेंसेस वर पेड इन प्रीवियस टैक्स ईयर, और अनलेस जब तक हम उन एक्सपेंसेस को पेड नहीं कर देते प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आपको याद रखने हैं जब हम बेसिस ऑफ सैलरी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बाकी तो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ पे टाइम पीरियड भी गिवन होगा, तो वहाँ आपको और इजी बेसिस समझ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, फिर भी कोई भी क्वेरी रह गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, और कोई दिक्कत रह गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ही मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मटराम बोर्ड के सामने से, नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है वो उतार लें।